केशव बड़ी मेहनत करके कर्जे पर पैसे लेकर एक किराने की दुकान खोलता है, जिस पर उसकी पत्नी मालती उससे कहती है। सुनिए जी, इतना सारा कर्जा लेकर हमने ये दुकान तो खोल ली, लेकिन काम चलेगा ना? कहीं हम पूरी तरह से बर्बाद ना हो जाए। पहले ही गरीबी ने जान खा रखी है। ऐसा ना कहो भाग्यवान, हमारे पूरे गांव में कोई किराने की दुकान नहीं है, इसीलिए मैंने इतना बड़ा कदम उठाया। देखना सब अच्छा होगा, हम कर्जा भी उतार लेंगे और काम भी अच्छा चलेगा। केशव अपनी गरीबी के हालातों को दूर करने के लिए कर्जा लेकर एक दुकान खोलता है और गांव में कोई और किराने की दुकान ना होने के कारण लोग उसकी दुकान से सामान लेते थे, लेकिन अक्सर उसको अपनी दुकान पर आस पड़ोस वालों को उधार सामान देना पड़ता था। ऐसे ही एक दिन गांव की एक औरत मिश्राइन केशव की दुकान पर आकर कहती है। अरे केशव, जरा 1 किलो दूध और एक ब्रेड का पैकेट देना। लीजिए मिश्राइन, 120 रुपए हो गए। ठीक है, खाते में लिख दियो। मिश्राइन, आपके खाते के पहले ही बहुत रुपए रह रहे हैं, जरा पैसे करवा दो, दुकान में सामान खत्म है, भरवाना है। अरे क्या मेरे रुके हुए 3-4 हजार से ही तेरा सामान आएगा? ले लियो अगले महीने। बताओ, आस पड़ोस का भी लिहाज नहीं करते। मिश्राइन इतना बोलकर चली जाती है, लेकिन ये सब सुनकर मालती कहती है। देखिए, ऐसे कैसे चलेगा? ये लोग तो उधार लेकर हमारी दुकान खाली कर देंगे और सामान भरवाने के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे हम? ऊपर से हर महीने कर्जे का ब्याज वो भी देना होता है। क्या करूं मालती, उधार ना दूं तो आस पड़ोस वालों से संबंध बिगड़ते हैं और दे दूं तो दुकान में घाटा होता है। ऐसे कैसे चलेगी ये गरीब की दुकान? केशव की दुकान का फायदा उठाकर गांव वाले अक्सर उससे उधार लिया करते थे, लेकिन इतनी ही मुसीबत नहीं थी। अब केशव के गांव में एक बहुत बड़ी सी दुकान खुलने को तैयार थी। केशव की दुकान से 10 गुना बड़ी दुकान, वो भी एक अमीर आदमी राघव प्रसाद की। गांव में हर तरफ उसी की दुकान के चर्चे थे और जब उस दुकान का उद्घाटन होता है तो वहाँ सबको फ्री साबुन बांटा जाता है, जिस पर मिश्राइन फ्री साबुन लेकर आते हुए केशव की दुकान पर रुक कर कहती है। देख ले केशव, अब अगर तूने सामान देने में आनाकानी करी तो हम तेरी दुकान की जगह ये सामने वाली बड़ी दुकान से सामान ले लेंगे। केशव बेचारा अब ना चाहते हुए भी लोगों से दबने लगा था। ऊपर से इतनी बड़ी दुकान के खुलने पर सभी गांव वाले वहां एसी की हवा खाने और अच्छा अच्छा सामान लेने के लालच में जाते थे। तो ऐसे ही एक दिन जब उस बड़ी सी दुकान पर मिश्राइन गई तो वहां से उसने एक आटे की बोरी ली, जिस पर उसने बिल काउंटर पर खड़ी एक लड़की से पूछा। अरे बेटी, ये आटा कितने का हुआ? मैडम, ये आपकी 1000 की बोरी है। इतना महंगा आटा? 5 किलो के आटे की बोरी 1000 की? बेटी बड़ी महंगी नहीं लगा रही? थोड़ा ठीक ठीक लगा ले। ये कोई आपके गांव की मच्छी मार्केट नहीं है जो मोल भाव कर रही है। साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि ये फिक्स रेट है। आप बताइए, लेनी है? इतनी बड़ी दुकान का आटा है, अच्छा होगा तभी महंगा है, ले लेती हूँ। हाँ बेटी, दे दे। मिश्राइन उसी समय पैसे देकर आटे की बोरी कंधे पर रखकर ला रही थी। तभी केशव ये देखकर कहता है। मिश्राइन, बड़ी दुकान से तो सब नगद लेकर आती हो और मेरी दुकान के उधार के पैसे नहीं दिए जा रहे आपसे। मैं एक बार फिर कहता हूँ, पैसे दे दो, दुकान में सामान भरवाना है। अरे केशव, तू तो पीछे ही पड़ गया। अरे ले लियो अपने पैसे, कहीं भागी जा रही हूँ मैं। इतना बोलकर मिश्राइन निकल जाती है, लेकिन अब बड़ी सी दुकान की वजह से केशव के ग्राहक कम आते थे, साथ ही दुकान में सामान भी खत्म होने को था। ऊपर से जिनसे कर्जा लिया था वो लोग आए दिन केशव को परेशान करते थे। बेचारा गरीब, जिस दुकान को उसने अपनी गरीबी मिटाने के लिए खोला था, आज उसने उसे और गरीब बना रखा था। दुकान की और घर की ये हालत देखकर केशव मालती से कहता है। मालती, हमारी दुकान बहुत घाटे में जा रही है। ऊपर से जब से ये बड़ी दुकान खुली है तो और नुकसान झेलना पड़ रहा है। ए जी, एक बार देख कर आओ उस दुकान में ऐसा क्या है जो गांव वाले वहां जाकर सामान ले रहे हैं। ठीक है भाग्यवान, तुम कहती हो तो एक बार इन अमीरों की दुकान के दर्शन कर ही आता हूँ। केशव कुछ पैसे लेकर उस बड़ी दुकान में जाता है, जहाँ वो पूरी दुकान घूम कर देखता है तो वहाँ उसकी दुकान के दुगने रेट पर सामान मिल रहा था और ऊपर से उधार लेना भी मना था। बावजूद इसके लोग बड़े चाव से सामान खरीद रहे थे। वो लोग भी जो केशव की दुकान पर पैसे ना होने का रोना रोते थे और उधार सामान लेते थे। ये देखकर केशव वापस अपनी दुकान में आकर अपनी पत्नी से कहता है। मालती, आज पता चला इस गांव के हर आदमी के पास पैसा है, बस वो हम गरीबों को नहीं देना चाहता। मैं यहाँ पूरे गांव को उचित रेट पर सामान देने लगा था ताकि इनका फायदा भी हो और मेरा भी,
लेकिन ये लोग एक अमीर की बड़ी दुकान से महंगा सामान लेना पसंद करेंगे, लेकिन एक गरीब की दुकान पर वाजिब कीमत देने में भी इनको परेशानी होती है। जी अब क्या कर सकते हैं, हमारी दुकान तो इस अमीर की दुकान के आगे ठप पड़ती जा रही है। मैंने सोचा है हम अपनी ये दुकान बंद कर देंगे। घाटा तो हुआ है, लेकिन और घाटा खाने से अच्छा इसको बंद करके कोई मजदूरी कर लूंगा ताकि कर्जा उतर पाए, क्योंकि यहाँ लोगों को अपने पैसे अमीरों की जेब में डालने हैं, गरीब की नहीं। केशव गांव वालों के व्यवहार और दुकान में हो रहे घाटे से तंग आकर अपनी दुकान बंद करता है, जिसके बाद अब सभी गांव वालों को उस अमीर की बड़ी दुकान पर ही जाना पड़ता था। ऐसे ही एक दिन जब गांव की एक औरत कमला मिश्राइन के साथ उस दुकान पर कुछ सामान लेने गई, तो पैसे कम पड़ने पर उसने काउंटर गर्ल से बोला, अरे बेटा, थोड़े से पैसे कम हैं, मैं अगली बार आऊंगी ना तो पूरे दे दूंगी। सॉरी मैडम, ऐसा नहीं होगा, आपको पूरे पैसे देने होंगे, वरना मैं सामान नहीं दे पाऊंगी आपको। अरे बेटा, हम यहीं पास में रहते हैं और 50 रुपए की बात है, तुम्हारे 50 रुपए लेकर भाग थोड़ी जाएंगे, अभी थोड़ी देर में दे जाएगी ये। मैंने आपको एक बार समझा दिया ना कि पैसे पूरे दीजिए और सामान लीजिए। काउंटर पर बहस होती देखकर दुकान का मालिक अपने कैबिन से निकलकर काउंटर पर आकर कहता है, क्या हो रहा है, इतना शोर क्यों है? सर ये देखिए, ये मैडम कह रही है 50 रुपए कम है और सामान दे दो, मैं अगली बार दे जाऊंगी। देखिए बहन जी, ये कोई छोटी मोटी दुकान नहीं है जहाँ आपके 50 रुपए के लिए बैठे रहेंगे। अगर सामान लेना हो तो पूरे पैसे लेकर आया करो, वरना इस दुकान में मत आया करो। गरीबों के भले के लिए नहीं खोली मैंने ये दुकान। भाई साहब, ये कैसे बात कर रहे हैं? अरे 50 रुपए ही तो हैं। सामने जब केशव की दुकान थी तो मेरा वहाँ 5000 का उधार था। दुकान बंद हो गई अगले की, लेकिन आज भी मैंने उसके पैसे नहीं दिए, लेकिन उसने आज तक इस लहजे में बात नहीं की मेरे से। नहीं बोला, इसलिए तो उसकी दुकान बंद हो गई। बेचारा गरीब दुकान खोलकर ऐसे भिखमंगे लोगों को सामान देगा तो पैसा भी डूबेगा और दुकान तो घाटे में जाएगी ही। लेकिन मैं एक अमीर बिजनेसमैन आदमी हूँ, मुझे अपनी दुकान चलानी आती है। अब पैसे नहीं है ना तो अब जा सकती हैं। अमीरों की दुकान में लगभग गांव के हर इंसान ने अपनी बेइज्जती करवाई थी, और आज मिश्राइन और कमला ने भी जब ये स्वाद चखा तो उनको केशव की दुकान का मोल समझ में आया, जिसके बाद वो और सभी गांव वाले इकट्ठे होकर केशव के घर जाते हैं और पहले उसके उधार पैसे चुकता करते हैं, जिसके बाद मिश्राइन और कमला कहती है, केशव, हमको माफ कर दो, हमने तुमसे उधार लेकर पैसे भी नहीं दिए, तुमने अपनी दुकान बंद कर दी इस चक्कर में। हाँ केशव भैया, तुमने हमेशा हमारी मजबूरी देखकर हमें उधार दिया, कभी पैसे मांगने के लिए बेइज्जत नहीं किया। हमें माफ कर दो और कृपया करके अपनी दुकान दोबारा खोल लो। हाँ केशव, हम सब वादा करते हैं हम उधार सामान कम से कम लेंगे और जल्दी से जल्दी उधार के पैसे भी चुका दिया करेंगे। सभी गांव वालों के आग्रह करने के बाद में केशव कहता है, ठीक है, आप सब चाहते हैं तो गरीब दोबारा से अपनी दुकान खोलने के लिए तैयार है, क्योंकि मैं नहीं चाहता आप कम दाम की चीजों के लिए ज्यादा दाम देकर अपना नुकसान करवाएं। केशव के इस फैसले से सब खुश होते हैं, जिसके कुछ दिनों बाद ही केशव अपनी दुकान में दोबारा से सामान भरवाता है और एक गरीब की दुकान इस बार बहुत अच्छे से चलती है। सभी लोग समय पर सामान के पैसे देते, जिसके कारण ना तो उसे घाटा होता और अब मुनाफा भी होने लगा था, जिससे उसने जल्द ही अपना सारा कर्जा चुकता किया। सरोज की मीना, निशा, रुचि, मंजू और रानी नाम की 5 बहुएं थी। वैसे तो सभी इंसान अपनी श्रद्धा अनुसार भगवान को मानते हैं, कोई माता रानी को मानता है तो कोई भोलेनाथ को, लेकिन इत्तेफाक की बात तो ये थी कि सरोज की 5 बहुएं एक ही भगवान गणेश को मानती थी, जिसके चलते वो सभी गणेश चतुर्थी मनाना चाहती थी। लेकिन सरोज इस बात के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। इस मसले को लेकर एक दिन 5 उसके पास आती हैं। माँ जी, आज तो हम आपसे जवाब लेकर ही जाएंगे। आप हमें बताइए कि आप हमें गणेश चतुर्थी मनाने देंगी या नहीं। बहू, तुम ये कैसी बात कर रही हो? मैंने कभी तुम लोगों को पूजा पाठ के लिए मना किया है जो आज करूंगी? ऐसा कह के मुझे क्यों पाप का भागी बना रही हो तुम सब? माँ जी, मना नहीं किया है तो हाँ भी तो नहीं किया है। जब भी हम गणेश चतुर्थी मनाने को बोलते हैं, आपकी बोलती ही बंद हो जाती है। आप हमारी बातों का कोई जवाब क्यों नहीं देती हैं? देखो, तुम 5 सुबह सुबह मेरा सर मत खाओ। मैंने तुम 5 को कभी भी पूजा पाठ के लिए मना नहीं किया है, लेकिन हाँ, इतना जरूर बोला है कि जितने धूमधाम से तुम लोग गणेश चतुर्थी मनाने को बोल रही हो, उतनी धूमधाम से हमारे यहाँ नवरात्रि मनाई जाती है, तो तुम 5 उस पर ध्यान दो। माँ जी, ये क्या बात हुई? आप जिस भगवान को मानती हैं, उनके आने की खुशी आपको है,
उनके स्वागत में आप कोई कमी नहीं छोड़ेंगी, लेकिन जिन्हें हम मानते हैं उनका कुछ भी नहीं है। ये तो गलत बात है ना माँ जी। हम हम भी सभी जेठानी जी की बात से सहमत हैं। चुप करो तुम पांचों, कब से सर खा रही हो। मैंने तुम पांचों को कुछ भी करने के लिए मना नहीं किया है, तो तुम मुझे पाप का भागी मत ही बनाओ, समझी। जाओ यहाँ से सबके सब। सुबह सुबह सर खाने आ गई पांचों। कौन सी भांग की गोली खा रखी है तुम पांचों ने। सरोज के कहने पर पांचों वहाँ से चली जाती हैं और किचन में काम करते हुए आपस में बात करती हैं। तो बताओ अब तुम सबका क्या विचार है, अब हमें क्या करना चाहिए। जेठानी जी, विचार क्या करना है, जब माँ जी ने बोल दिया है कि वो हमें किसी चीज लिए रोकती नहीं है, तो फिर हम सभी इस बार गणेश चतुर्थी पर अपने घर गणेश जी लेकर आएंगे और अच्छे से गणेश चतुर्थी भी मनाएंगे। एकदम सही बात बोली है जेठानी जी आपने। और अगर उसके बाद भी वो हमें कुछ बोलेंगी तो हम फिर बताएंगे उन्हें। इस बार हम उनकी एक नहीं सुनेंगे। सही बात है, हर बार उनकी थोड़ी ना चलेगी। हर बार माँ जी यही बोलती हैं कि मैंने तुम लोगों को मना थोड़ी किया है, और मना भी कर देंगी। लेकिन अगर माँ जी गुस्सा हो गई तो। जेठानी जी आप बहुत डरती हैं, इतना नहीं सोचना चाहिए। हम कुछ गलत थोड़ी ना कर रहे हैं, हम तो पूजा पाठ के लिए ही कह रहे हैं। फिर भी माँ जी को एक बार साफ साफ बता देना चाहिए कि आप माने या ना माने, लेकिन हम तो इस बार गणेश चतुर्थी जरूर मनाएंगे। जेठानी जी, अगर हमने ऐसा किया तो हर बार की तरह इस बार भी माँ जी हमें गणेश चतुर्थी वाले दिन कहीं लेकर चली जाएंगी। इसलिए जो भी करना है वो हमें खुद ही करना होगा, वो भी बिना माँ जी को बताए। सही बात है, सब तैयारी हो जाएगी तो माँ जी को भी कोई परेशानी नहीं होगी। वो भी क्या कर लेंगे उस समय। वैसे भी माँ जी कुछ दिनों के लिए चाची जी के घर जा रही हैं। उनकी बहू को लड़का हुआ है ना, उसे ही देखने, और गणेश चतुर्थी भी उसी समय के आसपास है, तो हमें ज्यादा परेशानी नहीं होगी तैयारी में। पांचों आपस में बात करने में लगी होती हैं कि तभी सरोज अपनी नाक पर हाथ रखे वहाँ आती है और गैस पर चढ़ी सब्जी को जलते देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। कौन सी भांग की गोली खा रखी है तुम पांचों ने। क्या हुआ माँ जी? जरा अपने परपंचों से दिमाग हटाकर काम पर लगाओ, तभी तो पता चलेगा कि क्या हुआ है। एक नहीं पांचों की पांचों किचन में घुसी हुई हो, उसके बाद भी सब्जी जल गई। उसके बाद पूछ रही हूँ तो क्या हुआ। माँ जी माफ कीजिएगा, वो हमारा ध्यान ही नहीं गया। ध्यान तो छोड़ो, तुम लोगों के नाक में जलने की बदबू तक नहीं गई। माँ जी माफ करिए, मैं अभी दोबारा से दूसरी सब्जी बना देती हूँ। रहने दो बहू, अब जरूरत नहीं है। लेकिन अगर तुम लोगों की पंचायत पूरी हो गई हो तो कोई एक चलकर मेरा सामान पैक कर दो, मुझे शाम के बस से निकलना है। क्या आप आज शाम को ही जा रही हो माँ जी? तो खुश हो रही है या दुखी? माँ जी मैं तो दुखी हो रही हूँ, आपके बिना हम क्या और कैसे करेंगे। लग नहीं रहा है तुम्हारी शक्लों को देखकर कि तुम सब दुखी हो, लेकिन कोई बात नहीं, मैं कुछ दिनों में वापस आ जाऊंगी। तब तक घर का और अपना अच्छे से ख्याल रखना सब। जी माँ जी। सरोज इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। साथ ही मीना भी उसके कमरे में जाकर उसका बैग तैयार कर देती है। कुछ देर बाद सरोज शाम की बस से निकल जाती है। पांचों की खुशी का ठिकाना नहीं होता। दिन बीतते हैं। कुछ दिनों तक इंतजार करने के बाद एक दिन पांचों आपस में बात करती हैं। जेठानी जी, माँ जी को गए हुए तो इतने दिन हो गए हैं, अभी तक वो नहीं आई। हमें लगता है कि वो गणेश चतुर्थी के बाद ही आएंगी। हमें उनका और इंतजार नहीं करना चाहिए पूछने के लिए। हाँ जेठानी जी, रानी ठीक कह रही है। जब वो यहाँ है ही नहीं तो फिर किस बात का डर। हमें जो करना है हम करते हैं। शायद भगवान ने इसीलिए कुछ ऐसा किया है कि जो माँ जी नहीं आ पा रही हैं, ताकि हम गणेश चतुर्थी अच्छे से मना सकें। हाँ जेठानी जी, हम पांचों बहुओं का एक भगवान होने का कोई तो फायदा हो। पांचों आपस में सलाह करके गणेश चतुर्थी की तैयारी में लग जाती हैं। अपने घर को अच्छे से सजाती हैं, नए नए कपड़े पहनती हैं। उन्हें गणेश चतुर्थी की तैयारी करते देखकर उसके आस पड़ोस वाले भी उनकी मदद करते हैं। जिसके बाद पांचों बैंड बाजे के साथ गणेश जी की मूर्ति को लेकर घर आती हैं और उनकी स्थापना करती हैं। कुछ देर बाद पांचों मिलकर गणेश जी की आरती कर रही होती हैं कि तभी सरोज घर लौटती है और घर के आगे लोगों की भीड़ और बैंड बाजा देखकर वो हैरान हो जाती है। तभी वो अंदर आती है और अपने पांचों बहुओं को गणेश जी की आरती करते देखती है। आरती खत्म होने के बाद जैसे ही पांचों पीछे मुड़ती हैं, तो अपने सामने अपनी सास को देखकर डर जाती हैं। माँ जी, आप यहाँ? सरोज जी,
आपकी बहुओं ने तो कमाल कर दिया। इस बार पहली बार ऐसा होता कि मैं गणेश चतुर्थी को पूजा नहीं कर पाता, लेकिन आपकी बहुओं की वजह से मेरी पूजा सफल हो गई। इत्तेफाक की बात है ना कि आपकी 5 बहुओं के भगवान भी एक हैं। समधी जी, आपको यहाँ किसने बुलाया था? दरअसल इन लोगों ने घर फोन किया था गणेश चतुर्थी के फंक्शन में शामिल होने के लिए, लेकिन घर कोई था नहीं। इस वजह से मैं भी मुंबई नहीं जा पाया गणेश चतुर्थी के लिए, तो सोचा क्यों ना यहीं शामिल हो जाऊं। भगवान तो हर जगह एक ही है ना। जी बिल्कुल अच्छा किया आपने, आप आ गए, इसी बहाने आपसे मिलना हो गया। और दामाद जी कैसे हैं? सभी ठीक है, उन्होंने भी आने के लिए बोला है। अभी तो आज स्थापना ही हुई है, अभी तो ये फंक्शन 11 दिन चलेगा, हम सब आएंगे। राजेश के साथ साथ मोहल्ले वाले भी सरोज से उसकी बहुओं की बहुत तारीफ करते हैं और मोहल्ले में पहली बार गणेश चतुर्थी का फंक्शन देखकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। कुछ टाइम के बाद सरोज सबसे बचकर अपनी बहुओं के पास जाती है। आखिरकार तुम सब ने अपने मन की कर ही ली, मेरी बात की तो कोई इज्जत ही नहीं रखी। माँ जी रखी तभी तो ये सब किया। अब आप खुद ही देखिए कि इस फंक्शन की वजह से आपके समधी जी कभी आपके घर नहीं आते थे, वो भी आए हैं। जो मोहल्ले वाले कभी किसी की तारीफ नहीं करते थे, वो आपके घर इतनी तारीफ कर रहे हैं और सबसे इसमें इतना योगदान भी दिया है। हमने तो सिर्फ शुरुआत करी, बाकी सब खुद ही हो गया। वैसे बात तो तुम सब सही कह रही हो, घर भी सजा हुआ है, सब खुश भी हैं, अच्छा लग रहा है। और इसी बहाने तुम 5 बहुओं के एक भगवान की पूजा करने की इच्छा भी पूरी हो गई। अभी पूरी कहाँ हुई है माँ जी, अभी तो शुरुआत करी है। सभी लोगों को खुश देखकर सरोज भी कुछ नहीं बोलती, बल्कि अपनी 5 बहुओं के साथ मिलकर गणेश चतुर्थी की पूजा अच्छे से करती है और उनकी विदाई करवाती है। उस दिन के बाद से वो हर साल नवरात्रि के साथ गणेश चतुर्थी भी मनाने लगते हैं। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती, वैसे ही एक घर में सास बहू शांति और प्यार से नहीं रह सकती। लेकिन सुमन के घर में कुछ अलग था। जहाँ दूसरों के घरों में सास बहू एक दूसरे की जानी दुश्मन होती है, वहीं सुमन और उसकी बहू ज्योति दोनों के बीच बहुत ही गहरी दोस्ती, दोनों के बीच में बिल्कुल माँ बेटी जैसा प्यार था। एक दिन सुबह के समय सुमन मंदिर में पूजा कर रही थी, तभी उसकी पड़ोसन कमला वहाँ आती है। क्या बात है सुमन बहन, आज आप क्यों कर रही हो सुबह सुबह की आरती? आपकी बहू रानी कहाँ है? बहू अभी सो रही है, तो मैंने सोचा मैं ही पूजा कर लूं। पूजा सुबह सुबह करना ही अच्छा होता है, वरना शांति नहीं मिलती मन को। ये बात तो तुमने बिल्कुल सही बोली सुमन, लेकिन जो काम तुम्हारी बहू को करना चाहिए वो काम तुम क्यों कर रही हो? अरे ये कौन सा समय होता है बहुओं के सोने का? तूने अपनी बहू को कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ा रखा है। मुझे एक बात समझ नहीं आती कमला, कि तू जब भी मेरे घर आती है तो मुझे मेरी बहू के खिलाफ क्यों भड़काती रहती है? हमेशा हमारी सास बहू की गहरी दोस्ती को तोड़ने में क्यों लगी रहती है तू? बुरा मत मानियो सुमन, लेकिन आज तक कभी तूने सुना है कि सास बहू की गहरी दोस्ती हुई है? अभी नया नया है सब, इसीलिए तुझे उसकी कमियां दिख नहीं रही हैं। कुछ दिनों की बात है, फिर देखती हूँ कि दोनों सास बहू में कितनी गहरी दोस्ती का रंग आता है। कमला और अपनी सास की सारी बातें उनसे कुछ दूर खड़ी ज्योति सुन रही थी, जिसे सुनने के बाद वो मुस्कुराते हुए उनके पास आती है। कमला आंटी, आप इसकी चिंता मत करिए, जो गहरी दोस्ती हमारी सास बहू की अभी है वो आगे भी रहेगी, देख लेना आप। ये हुई ना बात बहू, तूने जो बोला बिल्कुल सही बोला। अब तुम आ ही गई हो कमला, तो आओ बैठो, मेरी बहू के हाथ की चाय पीती जाओ। जी आंटी जी, आइए बैठिए आराम से, मैं अभी आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। नहीं रहने दे, जरूरत नहीं है, मैं अपने घर जाकर पी लूंगी। कमला इतना कहकर अपने घर चली जाती है। बहुत कोशिशों के बाद भी वो ज्योति और सुमन की गहरी दोस्ती के बीच में गलतफहमी पैदा नहीं कर पाती। दिन बीतते हैं, तभी एक दिन सुमन का बेटा अंकित सुमन के लिए सोने का हार लेकर आता है, जिसे देखकर सुमन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। बेटा, ये सोने का हार किस खुशी में? तेरी लॉटरी लग गई क्या? माँ, आपके लिए कुछ लाने के लिए मुझे लॉटरी लगने की जरूरत नहीं है। आपका बेटा खुद इतना काबिल है कि वो अपनी माँ के सभी सपने पूरे कर सकता है। हाँ बेटा, वो तो मैं जानती हूँ, लेकिन अब इन हार वार की मुझे क्या जरूरत है? ये हार वार तो अपनी पत्नी के लिए लेकर आया कर। माँ, उसके लिए तो आप ही हैं, मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है।
आपके होते हुए उसे किसी चीज की कोई कमी नहीं हो सकती है। बेटा, तुझे अपनी माँ पर इतना भरोसा है? हाँ माँ, मुझे आप पर अपने आप से ज्यादा भरोसा है, और मुझे ही नहीं बल्कि ज्योति को भी आप पर पूरा भरोसा है। अच्छा, वो सब ठीक है, लेकिन ये सोने का हार किस लिए है, ये तो बता। माँ, ये हार मेरी तनख्वाह बढ़ने की खुशी में है, लेकिन माफ करना, मैं आपके लिए डायमंड सेट नहीं ला पाया। आपने कहा था ना कि आप इस बार रजनी को राखी पर डायमंड सेट देना चाहती हैं, पर मैं आपकी ये छोटी सी डिमांड भी पूरी नहीं कर पाया। सुमन और अंकित आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी ज्योति हाथों में डायमंड सेट लेकर उसके पास आती है। आप लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर माँ जी ने दीदी को डायमंड सेट देने का बोला है राखी पर, तो वो जरूर देंगी। लेकिन वो कैसे? मेरा अभी इतना बजट नहीं है कि मैं डायमंड सेट खरीद सकूं। खरीदने की जरूरत ही क्या है, ये है ना मेरा डायमंड सेट। जब से आपने बनवा कर दिया है, तब से मैंने अभी तक इसको गले में नहीं डाला, इसलिए आप यही डायमंड सेट उठाकर दीदी को दे देना। मेरे लिए बाद में बनवा देना। मैं कौन सा भागी जा रही हूँ कहीं, मुझे तो यही रहना है। लेकिन फिर तुम क्या पहनोगी राखी पर जब अपने घर जाओगी? बहू, ये हार पहन लेगी जो तू आज मेरे लिए लाया है। ये भी तो नया है, मैंने अभी ठीक से देखा तक नहीं है। अंकित ज्योति और सुमन की बात सुनकर हैरान रह जाता है, क्योंकि उसने आज तक कभी सास बहू की इतनी गहरी दोस्ती नहीं देखी थी। लेकिन अपनी माँ और पत्नी को एक दूसरे के साथ इतना खुश देखकर वो भी बहुत खुश हो जाता है। नजर न लग जाए सास बहू की गहरी दोस्ती में। यहाँ आजकल की सास बहुएं एक दूसरे के साथ रहना तक पसंद नहीं करती, और दोस्त बनना तो बहुत दूर की बात है। ये आपने सही कहा, लेकिन आप चिंता मत करिए, आपको इस दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपके घर में दोनों सास बहू में बहुत गहरी दोस्ती है, जो कभी खत्म नहीं होगी। अब चलिए जल्दी से दीदी को फोन करिए आने के लिए। हाँ हाँ, करता हूँ। अंकित इतना कहकर अपनी बहन को राखी पर आने के लिए कॉल करता है और थोड़ी देर बाद अपने कमरे में चला जाता है। समय बीतता है, तभी एक दिन ज्योति खीर लेकर कमला के घर जाती है और देखती है कि कमला की बहू रो रही होती है और कमला ने अपना पैर उसके हाथों पर रखा था। तभी वो गुस्से में घर के अंदर आती है और झटके से कमला का पैर उसकी बहू के हाथ से हटा देती है। आंटी जी, आप पागल तो नहीं हो गई हो ना? कोई ऐसे जानवर जैसा सलूक करता है क्या अपनी बहू के साथ? आपके अंदर दया नाम की चीज नहीं है क्या? देख ज्योति बहू, ये मेरी बहू है और ये मेरा घर है, इसमें तुझे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, मेरी और मेरी बहू के बीच में पढ़ने की। तुम दोनों सास बहू जैसे गहरी दोस्ती नहीं है हम दोनों में। मुझे तेरी सास की तरह दिखावा करने की आदत नहीं है। हाँ, तो आप मेरी सास की तरह कभी बन भी नहीं सकती हो। मेरी सास लाखों में एक है, उन्हें पता है कि एक बहू को कैसे रखना चाहिए। हाँ तो ठीक है, ये अच्छे बुरे का भाषण तू अपने घर जाकर दे। यहाँ ऐसे बोलकर मेरी बहू को भड़काने की जरूरत नहीं है। बहुओं को बहू बनाकर रखना चाहिए, उन्हें ज्यादा सर पर नहीं बिठाना चाहिए। ये बात तेरी सास भूल गई है, लेकिन मैं नहीं। मुझे पता है कि बहुओं को कैसे कंट्रोल में रखना चाहिए। अब तू निकल मेरे घर से। कमला इतना कहकर ज्योति का हाथ पकड़कर अपने घर से बाहर निकाल देती। ज्योति गुस्से में अपने घर पहुंचती है और उसके हाथ में खीर की कटोरी देखकर सुमन हैरान रह जाती। बहू, कमला घर पर नहीं थी क्या जो तू खीर वापस ले आई? माँ जी, वो तो घर पर ही थी, लेकिन आज मैंने उनका असली चेहरा देख लिया। अब समझ में आया कि वो क्यों हमेशा हमारी गहरी दोस्ती पर सवाल उठाती रहती हैं, क्यों उसे तोड़ना चाहती हैं। मुझे उनसे ये उम्मीद नहीं थी। बहू, कहीं तूने उसे उसकी बहू पर अत्याचार करते हुए तो नहीं देख लिया ना? हाँ माँ जी, लेकिन ये चीज आपको कैसे पता? इसका मतलब ये तो नहीं कि आपको सब कुछ पहले से ही पता था, लेकिन आपने कभी उन्हें समझाया नहीं। हाँ बहू, मुझे ये सब पहले से पता था, तभी तो मैं उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती हूँ। वो मेरी पड़ोसन होने के साथ साथ मेरी दोस्त भी है। क्या बोलूँ मैं उसे? माँ जी, ये आपकी गलत बात है। आप सोच लीजिए कि कमला आंटी की बहू को उनके अत्याचार से बचाकर आपको हमारी सास बहू की गहरी दोस्ती को और गहरा करना है, या चुप रहकर उनका साथ देकर उनके साथ दोस्ती निभानी है। मुझे क्या करना होगा बहू? आपको कमला आंटी के बेटे को फोन करके उन्हें सारी सच्चाई बतानी होगी और उन्हें बिना बताए आने को कहना होगा, ताकि वो भी अपनी माँ के सच को देख सके। ज्योति के कहने पर सुमन कमला के बेटे अमित को फोन करके सारी सच्चाई बता देती, साथ ही उसे आने को भी कहती है। थोड़ी देर बाद अमित बिना अपनी माँ को बताए अपने घर पहुँचता है और अपनी पत्नी की नौकरों वाली हालत और उसके बदन पर चोट के निशान देखकर सब कुछ समझ जाता है। माँ, ये क्या है? आप मेरी पत्नी पे अत्याचार कर रही हो? माँ, मैंने अपनी पत्नी को आपके पास
आपका ध्यान रखने के लिए छोड़ा था, और आप तो उस पर अत्याचार किए जा रही हो। बेटा तू गलत समझ रहा है, जैसा तू समझ रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। मैं तो अपनी बहू को बहुत प्यार करती हूँ। क्यों बहू, सही बोल रही हूँ ना मैं? तू बोलना कुछ अमित को। माँ, उसे जबरदस्ती बुलाने की जरूरत नहीं है। मुझे भी पहले यही लगता था कि आप मेरी पत्नी को प्यार से रखोगी, लेकिन मैं गलत था माँ। जब सुमन आंटी ने मुझे फोन करके सब कुछ बताया, फिर भी मैंने यकीन नहीं किया। मैंने सोचा मेरी माँ गलत नहीं हो सकती, लेकिन अब यकीन करने के लिए ना कोई और वजह मिल ही नहीं रही है माँ। सब कुछ मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। अमित इतना कहकर अपनी पत्नी को लेकर हमेशा के लिए घर छोड़कर चला जाता है और कमला को उसके किए का फल मिल जाता है और उस पर दोनों सास बहू की गहरी दोस्ती भारी पड़ जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।